Hello students, and this is Varsha Singh from Achievers Academy. So students, आज हम हमारा सोशल स्टडीज़ स्टार्ट करने वाले हैं जिसका हम फर्स्ट बुक ज्योग्राफी है वो पढ़ने वाले हैं. ओके, ज्योग्राफी का फर्स्ट चैप्टर जो है वो आपके सामने है जिसका नाम है रिसोर्सेज एंड डेवलपमेंट. राइट, रिसोर्सेज इज़ नॉट समथिंग न्यू टू यू. ओके, बिकॉज हम अपने जूनियर सेक्शंस में ये कई बार पढ़ चुके हैं एंड ऐसा नहीं है कि आज हम इसे फर्स्ट टाइम जानने जा रहे हैं. हाँ, बट इस बार हम इसे बहुत डिटेल में पढ़ने वाले हैं. एक्चुअली रिसोर्स है क्या, वो कहाँ से अवेलेबल है, उनके टाइप्स क्या हैं, उनको हमें डेवलप कैसे करना है, उनका डेवलपमेंट कैसे होना है और उससे हम कंजर्व कैसे करने वाले हैं. राइट, हम उसके हर एक पॉइंट को बहुत डिटेल में स्टडी करने वाले हैं आज. ओके, सो क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा है, स्टिल आई विल ट्राई टू कवर ईच एंड एवरी पॉइंट्स. ओके, एंड एज आई हैव ऑलरेडी स्टेटेड ये चैप्टर बहुत बड़ा है तो हम इसे 2 पार्ट्स में करने वाले हैं. ठीक है, ताकि हम हर एक पोर्शन को ईजिली और अच्छे से कवर कर पाएँ. ठीक है, तो डेफिनेशन से स्टार्ट करते हैं. ओके, डेफिनेशन के साथ मैं ये बता दूं कि आज हम कौन कौन से टॉपिक कवर करने वाले हैं. सो सबसे पहला हम रिसोर्स को समझने वाले इंट्रोडक्शन. रिसोर्सेज क्या होते हैं, रिसोर्सेज के टाइप्स क्या होते हैं, उनके एक एक क्लासिफिकेशन को हम डिटेल स्टडी करेंगे एंड उसके बाद हम डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज पढ़ेंगे एंड देन रिसोर्सेज की प्लानिंग एंड रेस्ट ऑफ द टॉपिक्स विल बी डिस्कस्ड इन नेक्स्ट लेक्चर. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो रिसोर्सेज क्या होते हैं. रिसोर्सेज, यहाँ पे डेफिनेशन लिखा है अच्छा खासा, चलिए पढ़ लेते हैं पहले. एवरीथिंग अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट विच कैन बी यूज्ड टू सेटिस्फाई आवर नीड्स provided it is technologically accessible, economically feasible and culturally acceptable can be termed as resource. So what does this mean? So actually आपने जूनियर क्लासेस में जब पढ़ा था तो रिसोर्सेज की डेफिनेशन बहुत छोटी सी थी. तब ये कहा गया था कि एवरीथिंग दैट इज़ अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट एंड जो आपकी नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है, ह्यूमन नीड्स को सेटिस्फाई कर सकता है अपनी यूटिलिटी के अकॉर्डिंग, वो क्या होते हैं, हम रिसोर्सेज होते हैं. राइट, बट यहाँ पे हमारे पास 3 मेन पॉइंट्स दिए हैं, हमें उसको देखना है. क्या है वो 3 पॉइंट्स. तो बोला है कोई भी चीज़ जो नेचर में प्रेजेंट है और हमारी नीड को सेटिस्फाई करती है वो रिसोर्सेज नहीं हो सकते, कोई भी चीज़ नहीं हो सकते. उसके लिए 3 मेन फैक्टर्स का होना बहुत ही ज़रूरी है. पहला, उसका टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना ज़रूरी है. ठीक है, क्या है, उसका टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना ज़रूरी है. ओके, एंड सेकेंडली आप इसे डिटेल में देखेंगे तो यहाँ पे है कि उसका क्या होना ज़रूरी है, उसका टेक्नोलॉजिकली एक्सेसिबल होना ज़रूरी है, उसका इकोनॉमिकली फीजिबल होना ज़रूरी है एंड कल्चरली एक्सेप्टेबल होना भी ज़रूरी है. एंड तब आप उस चीज़ को क्या बोल सकते हो, रिसोर्स बोल सकते हो. बट ये 3 चीज़ों का मतलब क्या है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हमारे एनवायरनमेंट में कोई भी चीज़ प्रेजेंट है और हमारे नीड्स को सेटिस्फाई कर रही है तो वो रिसोर्स नहीं कहला सकती. क्या होना ज़रूरी है, पहली बात हमें उस रिसोर्स को यूज़ करने के लिए टेक्नोलॉजी होना चाहिए हमारे पास. राइट, उसके बाद मान लो टेक्नोलॉजी है, ओके, बट हम उसे अफोर्ड नहीं कर सकते, मनी नहीं है, वो उसका पे नहीं कर सकते, हम इकोनॉमिकली फीजिबल नहीं है. राइट, एंड द लास्ट वन इज़ कल्चरली एक्सेप्टेबल एंड ये इंपॉर्टेंट है. राइट, तो ये तीनों चीज़ें इंपॉर्टेंट हैं और ये 3 चीज़ें मिल के आपके रिसोर्स के डेफिनेशन को कंप्लीट करती हैं. आई होप इट इज़ क्लियर टू एवरीवन. ओके, चलिए नेक्स्ट यहाँ पे एक ट्रायंगुलर चार्ट बना हुआ है, आप इसको अच्छे से देख सकते हैं. तो ये क्या है, ये इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन नेचर, टेक्नोलॉजी एंड इंस्टीट्यूशंस. एक्चुअली आपने पढ़ा था अपने जूनियर सेक्शंस में कि जो ह्यूमन बीइंग है, जो ह्यूमन है वो खुद एक रिसोर्स है. वो अपने नॉलेज, अपने स्किल से जो नेचुरल चीज़ें, जो नेचुरल रिसोर्सेज हैं उनका वैल्यू बढ़ाते हैं, उसको और इकोनॉमिकली उसकी जो वर्थ है उसको इंक्रीज़ करते हैं. राइट, तो सबसे पहले क्या ज़रूरी है कि नेचर में वो जो रिसोर्स है वो अवेलेबल हो. सेकेंड, हमारे पास टेक्नोलॉजी हो. एंड थर्ड, हमारे पास इंस्टीट्यूशन दैट मीन्स फैक्ट्री. ठीक है, जहाँ पे हम इसको इंडस्ट्रीज़ हो, फैक्ट्रीज़ हो, जहाँ पे हम इस टेक्नोलॉजी का यूज़ करके इस नेचुरल रिसोर्स के थ्रू काम कर सकें. और इन तीनों पे काम कौन करता है, ह्यूमन बीइंग. एटमॉस्फेयर में, हमारे पास एनवायरनमेंट में, नेचर में जो रिसोर्स है उसको टेक्नोलॉजी की मदद से इंस्टीट्यूशन में कौन वर्क करता है अपने स्किल्स के थ्रू, ह्यूमन बीइंग रन करता है. कौन करता है, ह्यूमन बीइंग रन करता है. ओके, आई होप इट इज़ क्लियर. राइट, सो यहाँ पे इस ट्रायंगुलर चार्ट के थ्रू जो इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बताया गया है आपको, वो इसी ओर इशारा करता है. ओके, चलिए आगे पढ़ते हैं. सो आगे की अगर आप टॉपिक्स देखेंगे यहाँ पे सेम चीज़ें मेंशन की हुई हैं. देखिए, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, राइट, द प्रोसेस ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन ऑफ थिंग्स अवेलेबल इन आवर एनवायरनमेंट इन्वॉल्व्स इंटरडिपेंडेंट रिलेशनशिप बिटवीन, किसके बीच में, नेचर,
टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूशन, एंड ह्यूमन क्योंकि वो इतना कैपेबल है ड्यू टू इट्स नॉलेज एंड स्किल्स, वो इन तीनों चीज़ों की मदद से क्या कर सकता है, रिसोर्स को इकोनॉमिक वैल्यूज़ की बढ़ा सकता है, राइट। ओके, ठीक है। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक की तरफ आते हैं जो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। क्या है हमारा नेक्स्ट टॉपिक? टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज। या नीचे आपके पास एक क्लासिफिकेशन चार्ट भी बना है, बट हम उस क्लासिफिकेशन चार्ट की तरफ नहीं जाएंगे, हम डिटेल स्टडिंग करने वाले हैं। तो पहले हम देख लेते हैं, यहाँ पे आप एक बार के लिए लुक कर सकते हैं कि किस तरीके से रिसोर्सेज को क्लासीफाई किया है, रिन्यूएबल में, नॉन रिन्यूएबल में, बायोलॉजिकल में। ओके, बट हमें जिस तरीके से पढ़ना है, जो कि एज हमने अभी रिसोर्सेज की डेफिनेशन देखी, जो कि आपके क्लास 10 बोर्ड क्लासेस के लिए 1 मार्क आपने फिक्स कर लिया है। अब हम नेक्स्ट स्कोरिंग टॉपिक की तरफ बढ़ने जा रहे हैं जो है टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, राइट। सो यहाँ पे आप देखिए, आपके लिए यहाँ पे लिखा हुआ है पॉइंट A B C, राइट। क्या है ये? A, ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन, क्लासिफिकेशन है। हम क्या पढ़ने वाले हैं टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज में? हम पढ़ने वाले हैं कि रिसोर्सेज कौन से बेसिस पे क्लासिफाइड है एंड उनकी डेफिनेशंस। क्लियर? सो पहला है ऑन द बेसिस ऑफ ओरिजिन। ओरिजिन के बेसिस पे हमारा जो रिसोर्स है वो 2 हिस्सों में बटा हुआ है। कौन से? बायोटिक एंड अबायोटिक। डोंट वरी, हम नीचे इसकी डिटेल स्टडिंग करेंगे, अभी हम सिर्फ इंट्रो ले रहे हैं इसका। ओके, नेक्स्ट ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स क्या होता है? रिन्यूएबल, नॉन रिन्यूएबल, खत्म होगा, नहीं होगा। एग्जॉस्टिबल मीन्स खत्म होना, राइट। सो एग्जॉस्टिबल है या नहीं है तो वो किस पे डिपेंड करता है? रिन्यूएबल या नॉन रिन्यूएबल होने पे। थर्ड वन इज ओनरशिप। ओनरशिप मतलब जो रिसोर्सेज हैं उसका ओनर कौन है, राइट। ओके, तो इंडिविजुअल भी हो सकता है, कम्युनिटी भी, नेशनल भी एंड इंटरनेशनल भी। ओके, एंड द लास्ट वन इज ऑन द बेसिस ऑफ स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट। डेवलपमेंट किस तरीके से हो रहा है उसके हिसाब से भी 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है, सॉरी। फर्स्ट वन इज पोटेंशियल, देन डेवलप्ड, स्टॉक एंड रिजर्व्स। एंड हम इन सबको डिटेल में पढ़ने वाले हैं नीचे, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं। सो इससे वाइंड अप करते हैं और हमारे डिटेल स्टडिंग के लिए चलते हैं। सो एज यू कैन सी हियर, लेट मी जूम इट फॉर यू। आई थिंक विजिबल है ना? चलिए, सो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज की बात हो रही है, तो रिसोर्सेज की टाइप क्या है? तो टाइप्स ऑफ रिसोर्सेज, जैसा मैंने कहा था, हम डिटेल में पढ़ने वाले हैं। तो पहला हम जो ले रहे हैं बेसिस कौन सा है? ओरिजिन। ओरिजिन का मतलब क्या होता है? ओरिजिन का मतलब सोर्स, स्रोत, राइट। हिंदी में बोले तो स्रोत, जहाँ से वो हमें मिल रहा है उसका सोर्स क्या है। तो सोर्स के अकॉर्डिंग जो रिसोर्सेज हैं वो 2 हिस्सों में बटे हुए हैं। एक है हमारा बायोटिक रिसोर्स एंड दूसरा है हमारा अबायोटिक रिसोर्स। बायो वर्ड पता चल गया होगा, ओके। बायो दैट मीन्स लिविंग थिंग से रिलेट करता है, राइट। सो बायोटिक रिसोर्स मीन्स वो रिसोर्सेज जो कि हमें लिविंग थिंग से मिलते हैं, चाहे वो हमारा प्लांट्स है, एनिमल्स है, ह्यूमन बींग्स है, फ्लोरा है, फोना है, राइट। इन सारी चीज़ों से हमें जो भी रिसोर्सेज मिलते हैं वो क्या कहलाते हैं? हमारे बायोटिक रिसोर्सेज। क्लियर? चलिए, नेक्स्ट अबायोटिक रिसोर्स क्या होता है? सेम अपोजिट, राइट। बायोटिक का उल्टा, यहाँ पे सारी हमारे नॉन लिविंग थिंग्स आ जाती हैं। फॉर एग्जाम्पल रॉक्स, मेटल्स, मिनरल्स, ये भी तो रिसोर्सेज हैं, बट ये कैसे हैं? अबायोटिक, बिकॉज दे आर नॉन लिविंग थिंग्स। क्लियर? चलिए सेकेंड पार्ट की तरफ बढ़ते हैं। जो हमारा सेकेंड पार्ट है वो है ऑन द बेसिस ऑफ एग्जॉस्टिबिलिटी। एंड व्हाट डज दिस एग्जॉस्टिबिलिटी मीन्स? एग्जॉस्टिबिलिटी का मतलब है खत्म होगा या नहीं होगा, एग्जॉस्ट, खत्म होना, ठीक है। तो रिसोर्सेज खत्म होंगे, उसको वापस रिन्यू किया जा सकता है, नहीं रिन्यू किया जा सकता है। तो मैंने आपको कई बार बोला है अपने लेक्चर्स में भी, और मैं आज फिर से बोल रही हूँ, ठीक है, कि जब भी आप ऐसी चीज़ें पढ़ते हैं और आपको एक्चुअल मीनिंग नहीं पता होता तो जस्ट ब्रेक द वर्ड, आपके लिए मीनिंग और आसान हो जाता है। सो यहाँ पे लिखा है रिन्यूएबल रिसोर्स। क्या लिखा है नाम? रिन्यूएबल। रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? रीन्यू करना, राइट। मतलब जिन रिसोर्सेज को आप रिन्यू कर सकते हो, ठीक है। तो इसको आप और अच्छे से कैसे बोलेंगे? जो रिसोर्सेज नेचर में हैं, जो कि कैसे हैं, जिन्हें हम जो अनलिमिटेड अमाउंट्स में हैं, जो ख़त्म नहीं होने वाले हैं, जिन्हें हम रिन्यू कर सकते हैं या रिप्लेनिश कर सकते हैं, उन्हें हम क्या बोलते हैं? रिन्यूएबल रिसोर्स। अब उससे रिन्यू करने का तरीका कोई भी हो सकता है, मे बी द फिजिकल मैथड, केमिकल मैथड और द मैकेनिकल प्रोसेस, बट हम रिन्यू कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल हमारा सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, वाटर, फॉरेस्ट, वाइल्ड लाइफ। क्लियर? ठीक है। इसका दूसरा जो पोर्शन है वो है नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स। अब नॉन रिन्यूएबल रिसोर्स, नाम से पता चल रहा है ना कि वो रिन्यूएबल का क्या है? अपोजिट है। तो नॉन रिन्यूएबल का मतलब क्या होता है? नॉन रिन्यूएबल का मतलब जिसे रिन्यू नहीं किया जा सकता, मतलब वो लिमिटेड स्टॉक में होते हैं एंड वंस हम उसका प्रॉपरली यूज़ नहीं करेंगे, हम उसे एक्सप्लॉइट करना स्टार्ट कर देंगे तो वो रिसोर्सेज क्या हो जाएंगे? ख़त्म हो जाएंगे, राइट। दीज
अकर एवर अ लॉन्ग जियोलॉजिकल टाइम। ऐसा नहीं उन्हें हम रिन्यू नहीं कर सकते हैं बट उन्हें रिन्यू करने के लिए बहुत सारा टाइम चला जाएगा। जैसे कि फॉसिल फ्यूल्स आपके होते हैं, पेट्रोलियम प्रोडक्ट, ये है नेचर में, बट एक बार अगर ये एग्जॉस्ट हो गए तो इसे रिन्यू करना बहुत ही मुश्किल हो जाएगा, ठीक है, एंड बहुत सारा टाइम लग जाएगा उसमें, उतना टाइम हमारे पास है नहीं, ठीक है। सो इस हिसाब से आपकी एग्जॉस्टिबिलिटी के अकॉर्डिंग आपके रिसोर्सेज कितने पोर्शन में डिवाइड हुए, रिन्यूएबल एंड नॉन रिन्यूएबल, ठीक है। हमने 2 बेसिस पढ़ लिए हैं। अब हम थर्ड बेसिस की तरफ बढ़ने जा रहे हैं। जो थर्ड बेसिस है वो है ऑन द बेसिस ऑफ ओनरशिप। What does this ownership means? Ownership means कि उसको कौन ओ कर रहा है, कौन उसका ओनर है। So सबसे पहला इंडिविजुअल रिसोर्स, नाम से पता चल रहा है ना, इंडिविजुअल दैट मीन्स प्राइवेटली, किसी एक का, राइट। सो कुछ रिसोर्सेज ऐसे होते हैं जो कि इंडिविजुअल पर्सन को बिलोंग करते हैं, ठीक है। अब आप बोलेंगे ऐसे कौन से रिसोर्स होते हैं? ऑब्वियसली अगर मेरा खेत है तो वो मेरा ही है, सिर्फ उस पर गवर्नमेंट का कोई राइट नहीं है, उस पर किसी का कोई राइट नहीं है, राइट, वो मेरा है, मैं ही उस पर क्रॉप्स ग्रो करने वाली हूँ, मैं ही उससे जो टैक्सेशन आएगा, उससे जो पैसे बनेंगे, उससे जो भी क्रॉप्स ग्रो होंगे वो सब मेरा है, राइट। तो यहाँ पे जो फार्मर्स होते हैं उनके जो प्लॉट्स होते हैं, उनके जो लैंड्स होते हैं जिस पे वो कल्टीवेशन करते हैं, राइट, वो उनका है। मेरा हाउस जिस लैंड पे है, मेरी प्रॉपर्टी, ये सब क्या है, मेरी इंडिविजुअल प्रॉपर्टी है, राइट, इस पे किसी और का कोई राइट नहीं है, ठीक है। तो ये क्या हो जाता है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज, क्या हो जाता है, इंडिविजुअल रिसोर्सेज। क्लियर। चलिए नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं, पर उससे पहले हमें ये सब क्लियर करना पड़ेगा एंड हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ मूव करेंगे, ठीक है। तो हमारा जो नेक्स्ट हिस्सा है वो है कम्युनिटी ओन रिसोर्स। क्या है, कम्युनिटी ओन रिसोर्स। कम्युनिटी ओन रिसोर्स का मतलब क्या होता है? सो कम्युनिटी ओन रिसोर्स का मतलब किसी एक इंसान की वो चीज़ नहीं है, वो एक पूरी कम्युनिटी की है, राइट। अब कम्युनिटी का मतलब फॉर एग्जांपल मैं एक सोसाइटी में रहती हूँ और मैं जिस सोसाइटी में रहती हूँ उस सोसाइटी का पार्किंग हो, उस सोसाइटी का जो गार्डन है, कंपाउंड है, ठीक है, वो सारी चीज़ें क्या हैं, वो सारी उस सोसाइटी की है, मतलब उस कम्युनिटी की है, वो किसी और की नहीं है, राइट। जो भी लोग उस कम्युनिटी को बिलोंग करते हैं, चाहे उस गांव में रहते हैं, उस एरिया में रहते हैं, वो चीज़ उनकी है, तो वो उस कम्युनिटी को ओ करती है, राइट। सो इस तरीके से जो हमारे पिकनिक स्पॉट्स होते हैं, पब्लिक पार्क्स होते हैं, तो वो जिस रीजन में है वो उसी रीजन के रिसोर्स काउंट होते हैं। क्लियर। सो ओनरशिप के अकॉर्डिंग हमने 2 रिसोर्सेज पढ़ लिए हैं, अब इसमें और 2 हैं, नेशनल एंड इंटरनेशनल, उस पे चलते हैं हम, ठीक है। चलिए, सो एज यू कैन सी हियर, देखिए नेशनल रिसोर्स अब क्या है, बहुत थिन लाइन है दोनों में, तो थोड़ा ध्यान दीजिएगा। नेशनल रिसोर्स क्या होते हैं? नेशनल रिसोर्स ऑब्वियसली द नेम इटसेल्फ सजेस्ट, नेशनल दैट मीन्स जो भी हमारे नेशन में है, हमारे कंट्री में है, हमारे कंट्री की बाउंड्री के अंदर जितने भी रिसोर्सेज हैं वो सब क्या है, नेशनल रिसोर्स हैं। फॉर एग्जांपल यहाँ की सड़कें हैं, रेलवे ट्रैक्स हैं, कैनाल्स हैं, ठीक है, ये किसी एक की पब्लिक प्रॉपर्टी नहीं है, ठीक है, किसी की इंडिविजुअल प्रॉपर्टी नहीं है, ये क्या है, ये पूरी नेशन की है। आप ट्रेन में ट्रैवल करते कोई ये तो नहीं बोलता ना आपको कि ये मेरी है, आप उतर जाओ, नहीं बोलते हैं ना। इवन रोड पे हम चलते हैं तो भी हमें कोई नहीं बोलने आता, क्यों? क्योंकि वो क्या है, वो एक नेशनल रिसोर्स है, राइट। सो इस तरीके से ये किसी इंडिविजुअल या किसी कम्युनिटी की नहीं है, इसे जो अर्बन डेवलपमेंट अथॉरिटीज़ होती हैं वो इसको एम्पावर करती हैं और ये गवर्नमेंट के लैंड्स पे बनते हैं बेसिकली, ठीक है। इसमें ज़रूरी नहीं है कि सिर्फ यही हो, चाहे वो मिनरल्स हो, वाटर रिसोर्स, कोई भी चीज़ हो जो कि गवर्नमेंट ने अपने अंदर, फॉर एग्जांपल कोई लैंड है, कोई ओशन एरिया है जो 12 नॉटिकल माइल्स, किसमें 12 नॉटिकल माइल्स तक जो भी चीज़ें आती हैं, फॉर एग्जांपल 22.2 किलोमीटर जिसे बोलते हैं नॉटिकल माइल्स का मीन, उतने रीजन में जो भी चीज़ आती है, चाहे वो टेरिटोरियल वाटर हो, कोस्टल रीजन हो, लैंड हो, वो सब किसका है, वो सब कंट्री का है, गवर्नमेंट का है, दैट इज़ द नेशनल रिसोर्स। क्लियर। बट इस 12 नॉटिकल माइल्स से लेके 200 नॉटिकल माइल्स के बीच में जो भी कुछ आता है वो क्या है हमारा, वो है इंटरनेशनल रिसोर्स। क्या है, इंटरनेशनल रिसोर्स आ जाता है आपका, ठीक है। एंड दीज इंटरनेशनल, और इसको कौन वो करता है, कौन उस पर वर्क करता है, उसका ख्याल कौन रखता है, तो कुछ इंटरनेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं जो कि उसको रेगुलेट करते हैं, ओके। एंड इसे एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन भी बोला जाता है और इसका फ़ायदा सब ले सकते हैं, किसी स्पेशल कंट्री का नहीं होता है, ठीक है, ये हर कंट्रीज़ के लिए कॉमन होता है, ओके। सो दैट्स इट। यहाँ पे हमारा ओनरशिप के अकॉर्डिंग जो क्लासिफिकेशन था वो खत्म हुआ है। अब हम स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग पढ़ने जा रहे हैं। सो आपको याद होगा स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट के अकॉर्डिंग हमारे जो रिसोर्स का क्लासिफिकेशन है वो बेसिकली 4 पोर्शंस में डिवाइडेड है। कितने पोर्शन में? 4। यहाँ पर 3 विजिबल है राइट नाउ।
फोर्थ वाला मैं आपको बताती हूँ। सो पढ़ लेते हैं, चलिए। डेवलपमेंट, स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पहले होता क्या है, तो एक फ़नी सा एग्जांपल लेते हैं इसके लिए। आपको स्टेटस ऑफ डेवलपमेंट पता है? पीटीएम में यूज़ होता है आपके, राइट। जब पीटीएम में आपके पेरेंट्स मिलने आते हैं तो आपके टीचर्स जो है होते हैं वो बेसिकली ये वर्ड यूज़ करते हैं दैट पोटेंशियल है बट ही इज़ नॉट यूटिलाइजिंग इट, ही इज़ नॉट शोइंग इन दैट मच एफर्ट, राइट। मतलब लेजी काइंड ऑफ चीज़ें होती हैं, है ना। पता है कर सकते हैं बट करते नहीं हैं। टीचर इस तरीके की चीज़ें हमारे पेरेंट्स को बताते हैं, है ना। ठीक है, वैसा ही कुछ है हमारा रिसोर्स। तो पहला है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल का मतलब यहाँ पे यही है कि रिसोर्सेज हैं, रिसोर्सेज विच आर फाउंड इन अ रीजन बट हैव नॉट बीन यूटिलाइज्ड। ठीक है, रिसोर्सेज हैं उस रीजन में, काफ़ी अच्छे अमाउंट में है, उसे यूज़ भी किया जा सकता है बट कोई यूज़ ही नहीं कर रहा है। ठीक है, ऐसा कहाँ पे है? राजस्थान एंड गुजरात। राजस्थान एंड गुजरात में जो विंड मिल्स हैं उनकी प्रोग्रेस बहुत अच्छी हो सकती है, सोलर प्लांट्स हैं उसकी ग्रोथ बहुत अच्छी हो सकती है, बट स्टिल अभी तक उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया है। डेवलपमेंट ऑफ विंड एंड सोलर एनर्जी के लिए बहुत अच्छा है बट अभी तक भी जिस एक्सटेंट तक उसे यूज़ करना चाहिए उस हद तक उन्होंने उसको यूज़ नहीं किया है, राइट। तो ये है पोटेंशियल रिसोर्स। पोटेंशियल है दोनों स्टेट के पास रिसोर्सेज को यूटिलाइज करने का बट स्टिल दे आर नॉट डूइंग दैट। ठीक है, आई होप समझ में आ रहा होगा, है ना। चलिए सेकंड पे चलते हैं। सो सेकंड है हमारा डेवलप्ड रिसोर्स। डेवलप्ड रिसोर्स क्या है, उससे थोड़ा सा आगे। यहाँ पे हमें पता है रिसोर्स है कितना, कितनी क्वालिटी में है, उसकी क्वांटिटी कैसी है, टेक्नोलॉजी भी है हमारे पास और उसको यूटिलाइजेशन कैसे करना है हमें वो भी पता है। द डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज डिपेंड्स ऑन टेक्नोलॉजी। और यहाँ पे किस चीज़ पर डिपेंड करता है? डेवलप्ड रिसोर्सेज में दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, टेक्नोलॉजी एंड फीजिबिलिटी। ओके, अब तीसरा है स्टॉक। एक्चुअली बच्चों को जब हम यूजुअली लेक्चर्स लेते हैं तो स्टॉक एंड रिजर्व्स में बहुत डाउट होते हैं बिकॉज दोनों सुनने में एक जैसे ही लगते हैं, राइट। बट मैं आपको आज ये चीज़ डिटेल में क्लियर कर देती हूँ। सी, स्टॉक का मीनिंग क्या होता है? स्टॉक का मीनिंग ये है कि आपके पास फॉर एग्जाम्पल मिनरल्स इन द एनवायरनमेंट विच हैव द पोटेंशियल टू सेटिस्फाई नीड्स बट ह्यूमन बींग्स डू नॉट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू एक्सेस दिस। हमें पता है रिसोर्स है, किया भी जा सकता है, कैसे करना है वो भी पता है, बट हमारे पास प्रॉपर टेक्नोलॉजी नहीं है उसको यूटिलाइज करने का, इसीलिए वो क्या हो रहा है, वहीं पे पड़ा हुआ है, राइट। वो स्टॉक में काउंट हो रहा है अभी। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल बता देते हैं। अब सबको पता है ना साइंस में कि H2O वाटर का जो मॉलिक्यूल है आपका H2O उसका फॉर्मूला है। तो जो वाटर है उसके अंदर आपका अगर देखेंगे तो 2 हाइड्रोजन एंड 1 ऑक्सीजन मॉलिक्यूल है, बट क्या हम उसे सेपरेट कर लेंगे? पता है ना, कर लेते हैं, कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे वो स्टॉक है हमारा, राइट। हमें पता है हो सकता है बट वी डोंट नो हाउ टू यूज़ दिस, राइट। टेक्नोलॉजी नहीं है हमारे पास उसको करने की। हम जानते हैं है भी, किया भी जा सकता है और करना कैसे है, बट वी डोंट हैव द अप्रोप्रिएट टेक्नोलॉजी टू डू दैट, राइट। ये क्या है, हमारा स्टॉक है। अब रिजर्व्स क्या होते हैं फिर? रिजर्व्स स्टॉक का ही एक हिस्सा है, बट कैसे वो मैं बताती हूँ। यहाँ पे उल्टा है, which can be put into use with the help of existing technical know-how but their use has not been started। पता है किया कैसे जा सकता है, करना कैसे है, टेक्नोलॉजी भी है, सब कुछ है, बट अभी तक उसका यूज़ करना हमने शुरू नहीं किया है, उसे फ्यूचर रिक्वायरमेंट के लिए छोड़ दिया गया है। फॉर एग्जांपल आप सबको पता है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी जो है उसमें डैम्स के थ्रू पावर जनरेशन और सब होता है। तो क्या गवर्नमेंट ने सारी रिवर्स पे डैम बना दिए हैं और सबको यूटिलाइज कर रहे हैं? नहीं ना, कुछ स्पेसिफिक पे ही हो रहा है और कुछ पे अभी नहीं हो रहा है। उनको फ्यूचर के लिए छोड़ा गया है ताकि लेटर ऑन फ्यूचर डेवलपमेंट में हम उसे यूज़ कर सकेंगे। ठीक है, तो इस तरीके से स्टॉक्स एंड रिजर्व्स जो है उसको भी हमने कंप्लीट कर लिया है। ठीक है, सो इसी के साथ हमारा जो इम्पॉर्टेंट टॉपिक है एग्ज़ाम पर्सपेक्टिव से, जो कि एग्ज़ाम में बहुत ज़्यादा स्कोरिंग है और पूछा जाता है एवरी ईयर, वो हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड अब हम हमारे नेक्स्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं जो कि है डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज, राइट। डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्सेज से पहले मैं आपको एक चीज़ बताना चाहूँगी कि ये रिसोर्सेज का डेवलपमेंट करना क्यों है। सो सबसे पहली चीज़, एज इट इज़ मेंशन इन योर बुक, resources are the vital for human survival as well as for maintaining the quality of life। रिसोर्सेज क्या है, क्यों उसे बचाना है, डेवलपमेंट क्यों करना है रिसोर्सेज का, ऐसा क्या है रिसोर्सेज? तो रिसोर्सेज क्या है एक्चुअली? एक फ्री गिफ्ट है नेचर का, हमने खुद ने तो बनाया नहीं है। नेचर में जो चीज़ें अवेलेबल थी उसी में मॉडिफिकेशन कर रहे हैं, उसी में टेक्नोलॉजिकल चेंजेस ला रहे हैं एंड हम कुछ नया बना रहे हैं, राइट। सो नेचर का जो फ्री गिफ्ट है, अगर हम उसे एक्सप्लॉइट करेंगे, हम उसे वाइजली नहीं यूज़ करेंगे तो वो भी क्या होगा, एक दिन ख़त्म हो जाने वाला है। तो इसके लिए आपको एक ट्रिक याद रखनी है, दैट इज़ DIA। क्या याद रखना है? DIA। व्हाट डज दिस मीन नाउ? DIA, ओके, देखते हैं। D दैट फॉर डिप्लेशन, I
आपकी बुक में थोड़ा उल्टा लिखा हुआ है, तो आप अगर वैसे चेंज करना चाहो नाम तो भी चलेगा, अगर आप जिस भी सीक्वेंस में करेंगे कोई दिक्कत नहीं है। मैंने ये ट्रिक बनाने के लिए इसको इस तरीके से अरेंज कर दिया था, DIA, डिप्लीशन ऑफ रिसोर्सेज फॉर सेटिस्फाइंग द ग्रीड ऑफ फ्यू इंडिविजुअल। पहला है D फॉर डिप्लीशन। डिप्लीशन दैट मीन्स हमें ये ध्यान रखना है कि रिसोर्सेज का को हम क्या ना करें, डिप्लीट ना करें, उन्हें इतना ना खत्म हो जाए कि वो वैनिश ही हो जाए, राइट। सो हमें उसे वाइजली अपनी ग्रीड के अकॉर्डिंग नहीं यूज़ करना है, हमें अपनी सेटिस्फैक्शन नीड्स को सेटिस्फाई करना है, ग्रीड को नहीं करना है, ओके ठीक है। So according to my trick, second one is I that is indiscriminate exploitation of resource. Indiscriminate exploitation of resource has led to global ecological crisis such as global warming, ozone layer, right? तो हमें indiscriminate exploitation नहीं करना है, मतलब हमें यूज़ कर रहा है, ऐसा नहीं हमें यूज़ करना बंद कर देना है, हमें यूज़ भी करना है बट हमें उसे एक्सप्लॉयट नहीं करना है, बिकॉज अगर एक बार रिसोर्सेज खत्म हो गए तो क्या हो जाएगा, ग्लोबल इकोलॉजिकल क्राइसिस होंगे और उसके इम्पैक्ट आपको पता है क्या होते हैं, पता है ना, ग्लोबल वार्मिंग होगा, ओजोन लेयर डिप्लेक्शन होगा, एनवायरनमेंट पोल्यूशन होगा और हमारा लैंड डिग्रेडेशन तो होगा ही होगा। सो ये सारी चीज़ें हमें नहीं करनी है। एंड जो हमारा लास्ट ट्रिक है दैट इज़ ए। व्हाट डज ए मीन्स? ए दैट इज एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स। एक्यूमुलेशन ऑफ रिसोर्स इन फ्यू हैंड्स का मतलब इम्प्रॉपर डिविजन। फ्यू हैंड्स दैट मीन्स जो रिच है उसके लिए ईजिली एक्सेसिबल है, तो उसके पास जो रिसोर्सेज हैं वो बहुत ईजिली पहुंच जाते हैं और वहीं उनको यूज़ कर पाते हैं। एंड सिमिलरली जो पुअर सेक्शन है, मतलब जो हमारी सोसाइटी का, वहाँ तक वो रिसोर्स पहुँचते ही नहीं है या पहुँचने तक वो लिमिटेड हो जाते हैं, राइट। तो इन तीन चीज़ का हमें ध्यान रखना है। सो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स क्या है? तो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स के जो मेन की फीचर्स हैं वो है DIA दैट इज DIA। DIA दैट मीन्स D फॉर डेवलपमेंट, सॉरी डिप्लेशन ऑफ रिसोर्स, I for indiscriminate exploitation of resources and A that means accumulation of resources. Clear? ठीक है, इसी के साथ हमारा जो डेवलपमेंट ऑफ रिसोर्स का टॉपिक है वो ख़त्म हो रहा है, राइट। बट ख़त्म हो रहा है बट उसके साथ हमें एक और चीज़ जाननी है, सॉरी, वो ये है कि हम लोग डेवलपमेंट कर रहे हैं रिसोर्सेज का, राइट। तो ये डेवलपमेंट एक्चुअली होगा कैसे? जान तो लिया हमने कि मेजर प्रॉब्लम्स ये है, जो ह्यूमन बींग्स, जो ह्यूमन एक्टिविटीज़ हैं उनके वजह से मेन प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है, राइट। और वो 3 प्रॉब्लम्स कौन सी थी वो भी हमने देख ली यहाँ पे, हैं। तो अभी हम करेंगे क्या, सोल्यूशन क्या है? प्रॉब्लम तो ये है, तो सोल्यूशन है एक ही चीज़ जो कि आप बचपन से पढ़ते आए हो, इट्स सस्टेनेबल डेवलपमेंट। क्या है? सस्टेनेबल डेवलपमेंट। अब ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है? ऐसा नहीं आपने ये वर्ड पहली बार पढ़ा है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट आप बहुत जूनियर सेक्शन से पढ़ते आ रहे हो, बट इसके डिटेल मीनिंग जो है वो हम आज जानते हैं कि शुरू कहाँ से हुआ और क्यों इसे यूज़ किया जाता है, ठीक है। सो सस्टेनेबल का मतलब होता है सस्टेन करना, राइट। सो हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट में आपको 3 चीज़ें याद रखनी है। पहला क्या है, मैं इसकी डेफिनेशन पे बाद में आऊँगी। पहला आपको ध्यान रखना है कि हमें उसका क्या करना है, डेवलपमेंट करना है। क्या करना है? डेवलपमेंट करना है, विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। कैसे करना है डेवलपमेंट? डेवलपमेंट करना है बट कैसे करना है? विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सी, डेवलपमेंट शुड बी टेकन विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। पहली चीज़ हमें ये याद रखनी है कि डेवलपमेंट करना है बट विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। सेकेंड हमें क्या याद रखना है? सेकेंड हमें याद रखना है कि वो प्रेजेंट जनरेशन की जो नीड्स है उसको फुलफिल करे। एंड थर्ड हमें याद रखना है कि वो फ्यूचर की नीड्स को भी कंप्लीट करे, ठीक है, ओके। एंड इस तरीके से हमारा क्या हो, इकोनॉमिक डेवलपमेंट हो। सो नाउ सस्टेनेबल डेवलपमेंट की डेफिनेशन पे आते हैं। समझ गए आप उसके की फीचर्स? चलिए, सो कहता है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का डेफिनेशन देखिए, मीन्स क्या है सस्टेनेबल डेवलपमेंट का मीनिंग? दैट इकोनॉमिक डेवलपमेंट, दैट डेवलपमेंट शुड बी टेक प्लेस विदाउट डैमेजिंग द एनवायरनमेंट। एनवायरनमेंट को डैमेज नहीं करना है, डेवलपमेंट इन प्रेजेंट करना है, अभी जो लोग यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे कॉम्प्रोमाइज़ भी नहीं होना चाहिए और साथ में फ्यूचर की नीड्स को भी कंप्लीट करना है। अब ये शुरू कहाँ हुआ? सो ये जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट का फंडा है वो शुरू हुआ था रियो डी जेनेरो अर्थ समिट 1992 में। एक समिट हुआ था, एक मीटिंग हुई थी जहाँ पे इन जून 1992 को 100 से ज़्यादा, मोर देन 100 स्टेट्स जो थे वो रियो डी जेनेरो जो है ब्राज़ील में है, जहाँ मीट हुई थी। ये मीट जो थी ये फर्स्ट इंटरनेशनल अर्थ समिट थी, ये फर्स्ट मीट थी अर्थ के रिलेटेड हुई थी। और वहाँ पे एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन के रिगार्डिंग बहुत सारी, उस मीट में का जो मेन एम था, सकते हैं आप, ऑब्जेक्टिव था एनवायरमेंटल प्रोटेक्शन, सोशल इकोनॉमिक डेवलपमेंट या ग्लोबल लेवल पे इसकी बात हो। एंड वहाँ पे जितने भी स्टेट्स प्रेजेंट थे, कंट्रीज प्रेजेंट थे, उन्होंने इस चीज़ को एक्चुअल में सीरियस लिया। एंड अकॉर्डिंग टू द
डिक्लेरेशन ऑन ग्लोबल क्लाइमेटिक चेंज एंड बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी, उस टाइम पे टोटल जो की फीचर्स थे डाउन किए गए, जिसका नाम दिया गया एजेंडा 21 और सस्टेनेबल डेवलपमेंट एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का एजेंडा है। ठीक है, सो एजेंडा क्या था वो भी नीचे मेंशन दिया हुआ है, राइट? आप उसको डिटेल स्टडिंग उसकी कर सकते। ओके, सो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट क्या है एंड सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो लॉजिक था वो कहाँ से शुरू हुआ है। सो एज यू कैन सी हियर यहाँ पे जो कि यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑफ एनवायरनमेंट डेवलपमेंट जो है UNCED, उनके प्रेजेंस में वहाँ पे ये डिसाइड हुआ था। एंड इसका जो मेजर ऑब्जेक्टिव बोल सकते हैं, वन ऑफ द मेजर ऑब्जेक्टिव ऑफ द एजेंडा 21 इज दैट एवरी लोकल गवर्नमेंट शुड ड्रॉ इट्स ओन लोकल एजेंडा। इसका मेन रीज़न ये था कि हर एक जो स्टेट्स हैं वो वहाँ पे देखे कि क्या प्रॉब्लम्स हैं उनके एरिया में, उनके रीजन में, उनके कंट्री में, एंड उसके अकॉर्डिंग वो कुछ ऐसे ऑब्जेक्टिव्स प्लान करें जो कि वहाँ के लोगों को हेल्पफुल हो, वहाँ के रीजन में, वहाँ के एनवायरमेंटल जो प्रोटेक्शन है उसमें हेल्पफुल हो, राइट? तो वहाँ से शुरू हुआ था ये सस्टेनेबल डेवलपमेंट जो कि हम फॉलो कर रहे हैं। अब क्योंकि हमने देखा कि इतना कुछ है, राइट? रिसोर्सेज डेवलपमेंट कैसे करना है, रिसोर्सेज को बचाना है, सस्टेन करना है, तो रिसोर्सेज की प्लानिंग तो बनती है, राइट? सो रिसोर्सेज की प्लानिंग हमें अब क्यों करनी है? तो देखो, रिसोर्सेज की प्लानिंग पता है कैसी है? रिसोर्सेज की प्लानिंग वैसी है जैसे आप पढ़ाई के लिए प्लानिंग करते हो, है ना? प्लानिंग क्यों ज़रूरी है? प्लानिंग इसलिए ज़रूरी है क्योंकि अभी तक प्लानिंग नहीं है तो हम उसे कैसे भी यूज़ कर रहे हैं, रैंडमली यूज़ कर रहे हैं और हमें नहीं पता है। और क्यों ज़रूरी है और ये वो भी मैं बता देती हूँ। फॉर एग्जाम्पल, आई एम गुड इन सोशल स्टडीज़, राइट? बट ये भी तो हो सकता है कि आई एम नॉट गुड इन मैथ्स, आई एम नॉट गुड इन इंग्लिश, राइट? ऐसा सबके साथ होता है। हर एक इंसान हर एक रीजन में तो अच्छा हो नहीं सकता है, तो कहीं पे हम अच्छे हैं, कहीं पे हम नहीं उतने अच्छे हैं। तो अगर हम प्लानिंग करके चलेंगे तो उससे क्या होगा, हमें पता चल जाएगा कि हम कहाँ पे अच्छे नहीं हैं, और हम जहाँ पे अच्छे नहीं हैं हम वहाँ पे क्या कर सकते हैं, हम वहाँ पे डेवलपमेंट कर सकते हैं और उसको भी अच्छा कर सकते हैं। तो ये वैसा ही है रिसोर्स प्लानिंग। रिसोर्स प्लानिंग में ऐसा ही है कि हमें पता है कि इंडिया का जो जोग्राफिकल रीजन है उसके अकॉर्डिंग डाइवर्सिटी है बहुत सारी, ठीक है? हर स्टेट में, स्टेट के खुद के प्लस पॉइंट्स हैं, खुद के नेगेटिव एस्पेक्ट्स भी हैं, राइट? फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे 2-3 आपके सामने एग्जाम्पल रखा गया है। जैसे कि राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में सोलर एनर्जी है आपका, यहाँ पे देखिए मेंशन किया हुआ है आपका राजस्थान में जो सोलर एनर्जी है, विंड एनर्जी है, वो तो बहुत अच्छा है। बट वहीं अगर वाटर रिसोर्स की बात की जाए राजस्थान में तो वो अच्छा नहीं है। सिमिलरली जो कोल्ड डेजर्ट है हमारा लद्दाख, अगर लद्दाख की बात करें तो उसका जो कल्चरल हेरिटेज है वो बहुत सुपर्ब है। बट अगर वहाँ पे आप वाटर की बात करें, इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें, मिनरल्स की बात करें, नहीं है उतना अच्छा। सिमिलरली आपका अरुणाचल प्रदेश, वहाँ पे वाटर बहुत अच्छा है बट अगेन इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट ज़ीरो है, राइट? ओके, तो क्या फ़ायदा? तो वहीं पे एक जगह जहाँ प्लस पॉइंट है वहाँ दूसरी जगह पे लैकिंग है, और ये जो लैकिंग है जहाँ पे स्कैरसिटी है कुछ चीज़ों की, उस शॉर्टेज को हम कैसे ख़त्म कर सकते हैं, कैसे उसको कंप्लीट कर सकते हैं? बाय फॉलोइंग रिसोर्सेज प्लानिंग। और हम रिसोर्सेज की प्लानिंग के साथ वो जहाँ पे उनकी डेफिशिएंसी है वहाँ पे हम उसको अवेलेबल करवा सकते हैं और अवेलेबिलिटी ऑफ रिसोर्सेज को वहाँ पे और अच्छे से डेवलप कर पाएंगे, ठीक है? आई होप यहाँ तक आप सबको समझ में आएगा। और जैसे मैंने स्टार्टिंग में कहा था कि ये चैप्टर बहुत लंबा है, हम एक दिन में सारे इसके पॉइंट्स कवर नहीं कर पाएंगे। तो रिसोर्स प्लानिंग जो आपका जो रिसोर्स प्लानिंग है, सॉरी, वहाँ तक हमने प्रॉमिस किया था और वहाँ तक हमने कंप्लीट कर लिया है। एंड रिसोर्स प्लानिंग जो इंडिया में है वो कैसे करना है वो हम हमारे नेक्स्ट पार्ट में सीखेंगे, राइट? सो यहाँ तक हमने एक एक पॉइंट कवर किया है। सो आई जस्ट वॉन्ट कि स्टूडेंट्स आप प्लीज़ नोट डाउन कीजिए, टेक योर नोटबुक एंड नोट डाउन ईच एंड एवरी पॉइंट्स। उससे आपके लिए क्या होगा, आपके नोट्स आपको एंड मोमेंट पे रिवाइज करने के लिए, रिकॉल करने के लिए बहुत हेल्पफुल भी रहेंगे एंड एग्जाम पर्सपेक्टिव से आपकी प्रिपरेशन भी हो जाएगी, राइट? एंड जस्ट प्लीज़, पहले भी मैंने बोला है, मैं अभी भी बोल रही हूँ, अगर स्टिल आपको कोई डाउट रह गया है तो प्लीज़ फील फ्री टू आस्क योर डाउट्स, ओके? आई होप एवरीथिंग इज क्लियर टू यू. Fine. So thank you students and have a nice day.